और लियोनार्डो दा विंची, मोजार्ट, आइंस्टाइन, जब हम ये नाम सुनते हैं ना तो अक्सर मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग किसी और ही दुनिया से थे। हाँ बिल्कुल, एक जीनियस का ठप्पा लगा देते हैं हम। वही, और मान लेते हैं कि ये तो बस कोई कोई दैवीय तोहफा है जो हम जैसों को तो मिल ही नहीं सकता। पर क्या सच में ऐसा है? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी के कुछ हिस्सों पर गहरी नजर डालेंगे जो इसी सोच को चुनौती देती है। हमारे पास जो स्रोत है वो इन महान लोगों की जिंदगी का विश्लेषण करते हैं और पूछते हैं कि क्या महारत हासिल करना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ठोस प्रक्रिया है, कोई ब्लूप्रिंट। और ये आज के दौर का शायद सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, ग्रीन का तर्क बहुत साफ है। जिसे हम जीनियस कहते हैं वो कोई रहस्य नहीं है, वो असल में एक तयशुदा प्रक्रिया का नतीजा है। एक ऐसा रास्ता है जिस पर कह सकते हैं कि कोई भी चल सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। अगर ये एक ब्लूप्रिंट है तो फिर हर कोई इसे अपनाकर मास्टर क्यों नहीं बन पाता? बिल्कुल सही सवाल। और आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इस प्रक्रिया को समझना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि लोग इस रास्ते पर कहाँ और क्यों भटक जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलकर देखते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि लोग इसके पहले ही कदम पर क्यों लड़खड़ा जाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जिसे हमारी आज की तेज तरार दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। वो है अपनी अंदरूनी आवाज को सुनना। ग्रीन बताते हैं कि इतिहास के महानतम मास्टर्स ने हमेशा ये महसूस किया कि कोई अंदरूनी शक्ति उन्हें एक खास दिशा में खींच रही है। अंदरूनी शक्ति? हाँ, जैसे नेपोलियन अपने सितारे की बात करते थे, या सुकरात अपने डेमन की, जो एक अंदरूनी गाइड की तरह था। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। सितारा या डेमन, क्या इसका कोई ज्यादा ठोस उदाहरण है? बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि इसकी जड़ें अक्सर बचपन में मिलती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी लीजिए। 5 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया। हाँ, मैंने ये सुना है। तो वो बच्चा इस बात से हैरान था कि सुई हमेशा उत्तर की तरफ ही क्यों घूमती है, चाहे वो कंपास को कैसे भी घुमाए। एक अदृश्य शक्ति का ये जो विचार था ना, वो उनके दिमाग में घर कर गया। और यही आकर्षण, यही फैसिनेशन जिंदगी भर उनकी खोज का केंद्र बन गया। तो ये कोई अचानक आया विचार नहीं था? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा स्वाभाविक खिंचाव था। एक और उदाहरण डांसर मार्था ग्राहम का है। बचपन से ही उन्हें लगता था कि वो शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को ठीक से जाहिर नहीं कर पाती। पर एक दिन उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस देखी और उन्हें लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यही वो भाषा है जिसमें वो बात कर सकती हैं। ये एक आहा मोमेंट था। सही कहा। इसका सहायक यही है कि हम सब के अंदर बचपन में किसी चीज के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव होता है, चाहे वो पहेलियां सुलझाना हो, कहानियां बनाना हो, या ये चीजों को खोल कर देखना हो। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, माँ बाप का दबाव, पैसे कमाने की होड़, ये सब उस आवाज को दबा देते हैं। ये सुनने में थोड़ा रोमांटिक लगता है कि एक दिन अचानक से आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ इतने सारे विकल्प हैं, इतने भटकाव है, क्या ये अंदर की आवाज सुनना इतना आसान है? मुझे तो लगता है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। आज आवाज एक नहीं, हजारों हैं। सोशल मीडिया, करियर काउंसलर, दोस्तों की राय। ग्रीन के मुताबिक इस शोर में से अपनी असली आवाज पहचानने के लिए एक तरह की हिम्मत चाहिए, एक तरह की बगावत। आपको उन चीजों को ना कहना पड़ता है जो आकर्षक तो लगती हैं पर आपके स्वभाव से मेल नहीं खाती। तो पहला कदम ही सबसे मुश्किल है। हाँ, ठीक है, मान लीजिए किसी ने वो आवाज सुन ली और हिम्मत करके उस रास्ते पर चल भी पड़ा। पर सिर्फ जुनून से तो काम नहीं चलता है ना। यहीं पर तो असली मेहनत शुरू होती है, जिसे ग्रीन कहते हैं अप्रेंटिसशिप फेस। बिल्कुल। और ये वो दौर है जहां मैं कहूंगा 99% लोग हार मान लेते हैं। अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेना नहीं है, या कोई इंटर्नशिप करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है अपने दिमाग और अपने चरित्र को पूरी तरह से बदल देना। जैसे चार्ल्स डार्विन। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें HMS बीगल जहाज पर दुनिया घूमने का मौका मिला तो उन्होंने इसे सिर्फ एक नौकरी की तरह नहीं देखा। उन्होंने ब्राजील के जंगलों में अनगिनत घंटे बिताए, कीड़े मकोड़ों और जानवरों के बीच के क्रूर संघर्ष को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे व्यवस्थित करने का एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था। ये स्कूल का नाम नहीं था,
ये एक जुनून था। इसी दौर का एक सिद्धांत जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है पैसे से ज्यादा सीखने को अहमियत देना। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी याद आती है। उनके पिता का मोमबत्ती बनाने का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फ्रैंकलिन ने एक प्रिंटिंग की दुकान में काम करना चुना। वहां काम ज्यादा मुश्किल था, पैसे भी कम थे, लेकिन वो जानते थे कि किताबों और विचारों के बीच रहकर ही वो एक महान लेखक और विचारक बन सकते हैं। और ये आज के जमाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज समाज हमें क्या सिखाता है कि पहली नौकरी में ही अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। ग्रीन का तर्क इसके ठीक उल्टा है। वो कहते हैं कि अपने करियर के शुरुआती 5-10 साल सीखने पर लगाओ, भले ही पैसे कम मिले। एक तरह का निवेश है ये। बिल्कुल, क्योंकि जो हुनर और समझ आप उस दौर में हासिल करते हैं ना, वो आपको जिंदगी भर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा फायदा देती है। ये एक निवेश है, खर्च नहीं। बाधा का जिक्र करते हैं जिसके लिए कोई स्कूल या कॉलेज हमें तैयार नहीं करता, और वो है हमारे आसपास के लोग। हाँ, और ये महारत के सफर का सबसे अप्रत्याशित हिस्सा है। आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बॉस, अपने सहकर्मियों और अपने ग्राहकों को संभालना नहीं जानते तो आपका हुनर बेकार है। ग्रीन इसे सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। यानी लोगों को वैसे देखने की क्षमता जैसे वे हैं, ना कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली। फ्रैंकलिन की कहानी यहाँ फिर से एक बेहतरीन उदाहरण है। शुरुआत में वो कितने भोरे थे। उन्होंने अपने भाई की ईर्ष्या को नहीं समझा, एक गवर्नर के झूठे वादों पर भरोसा कर लिया। वो बार बार धोखा खाते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाना और दुनिया को दूसरों की नज़रों से देखना शुरू किया। जब उनके एक बॉस कीमर ने उन्हें धोखा देकर उनका आइडिया चुराने की कोशिश की तो फ्रैंकलिन ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने चुपचाप शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चली और आखिर में कीमर को ही मात दे दी। इसमें खतरा भी तो है। सामाजिक बुद्धिमत्ता और हेरफेर मतलब मैनिपुलेशन के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। कहाँ पर आप एक स्मार्ट खिलाड़ी हैं और कहाँ पर आप मतलबी बन जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब नीयत में छिपा है। फ्रैंकलिन का मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका मकसद था अपने काम और अपने विचारों को उन लोगों से बचाना जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अच्छा, तो सवाल यह है कि आप सामाजिक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल खुद को बचाने और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं या दूसरों को गिराने के लिए। यहीं पर नैतिकता की सीमा तय होती है। ये एक हथियार है और हर हथियार की तरह इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आपने अपना रास्ता खोज लिया, सालों की कड़ी मेहनत से हुनर सीख लिया और लोगों को संभालना भी सीख गए। अब दिमाग कहता है कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ मौलिक। लेकिन यहीं पर एक और जाल है ना? आराम का, जो आप पहले से जानते हैं उसी से चिपके रहने का। बिल्कुल। अप्रेंटिसशिप के बाद दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जो नियमों का पालन करने में माहिर है, लेकिन सच्ची महारत नियमों को तोड़ने से आती है। इसके लिए जबरदस्त हिम्मत चाहिए और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट। सालों तक वो अपने पिता और साल्जबर्ग के दरबार के दबाव में बंधा बंधाया पारंपरिक संगीत बनाते रहे। वो घुटन महसूस करने लगे थे। अपनी सुरक्षा सब कुछ छोड़कर वियना जाने था। हाँ, और ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वियना में आकर उन्होंने वो संगीत बनाना शुरू किया जो उनके अंदर से आ रहा था, ना कि जो कोई और उनसे बनवाना चाहता था। और यहीं से उनकी रचनात्मकता का जैसे बांध ही टूट गया। ये कमाल की बात है। हम अक्सर रचनात्मकता को पूरी तरह से आज़ादी से जोड़ते हैं, लेकिन ग्रीन का तर्क ये है कि मोजार्ट की ये आज़ादी असल में सालों की कठोर अनुशासित ट्रेनिंग की नींव पर टिकी थी। क्या इसका मतलब ये है कि सच्ची रचनात्मकता बिना हजारों घंटों के उबाऊ अभ्यास के संभव ही नहीं है? बिल्कुल, यही इस किताब का केंद्रीय विचार है। आज़ादी हवा में नहीं मिलती। जब आपके पास संरचना और अनुशासन का एक ठोस आधार होता है, तभी आप उसके ऊपर कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि मोजार्ट ने अपने मशहूर ओपेरा डॉन जुवानी का ओवरचर प्रीमियर से ठीक एक रात पहले कुछ ही घंटों में लिखा था। ये कोई चमत्कार नहीं था। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनका दिमाग और उनके हाथ 20 साल के अभ्यास से इतने प्रशिक्षित हो चुके थे कि संगीत उनकी उंगलियों से स्वाभाविक रूप से बह रहा था। और यही हमें महारत के अंतिम चरण पर ले आता है, जहां तर्क और सहज ज्ञान मतलब इंट्यूशन एक हो जाते हैं। हाँ, ये वो शिखर है जहां चीजें जादुई लगने लगती हैं, पर होती नहीं है। ये हजारों लाखों घंटों के अभ्यास का नतीजा है।
इस स्तर पर आपका दिमाग इतनी जानकारी और इतने पैटर्न को आत्मसात कर चुका होता है कि वो चेतन सोच की गति को पार कर जाता है। शतरंज के मास्टर बॉबी फिशर की तरह वो बोर्ड पर सिर्फ 64 खाने और 32 मोहरे नहीं देखते थे, वो ताकत के क्षेत्र देखते थे, ऊर्जा की लहरें महसूस करते थे जो पूरे खेल को एक साथ प्रभावित करती थी। उन्हें हिसाब नहीं लगाना पड़ता था, उन्हें बस महसूस हो जाता था। हाँ, कि सही चाल क्या है। ग्रीन इसे हमारे विकास से जोड़ते हैं। जानवरों का सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट, तेज और असरदार होता है, लेकिन उसमें तर्क नहीं होता। इंसानों के पास तर्क है, लेकिन वो धीमा है। महारत का स्तर इन दोनों का विलय है, जानवर की गति और इंसान का तर्क। ये वास्तविकता से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, जहां आप सोच नहीं रहे होते, आप बस जान रहे होते हैं। तो इन सभी कहानियों और विश्लेषण का क्या मतलब निकलता है? इन स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि महारत कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक सफर है जो हर किसी के लिए खुला है, बशर्ते वो इस पर चलने की कीमत चुकाने को तैयार हो। और इस प्रक्रिया में सिर्फ हुनर सीखना ही काफी नहीं है। आपको अपना दिमाग बदलना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, और बार-बार जोखिम लेने की हिम्मत करनी पड़ती है। ये सीखने के तरीके को सीखने के बारे में है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग मास्टर नहीं बन पाते, क्योंकि ये रास्ता आरामदायक नहीं है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और एक तरह की दीवानगी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और इससे एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। हाँ। आज की इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में, जहां हम लाइफ हैक्स और शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं और जहां गहरी मेहनत को अक्सर बेवकूफ़ी समझा जाता है, ऐसी कौन सी एक पुरानी अप्रेंटिसशिप है, चाहे किसी कला में, किसी हुनर में या सोचने के किसी तरीके में, जिसे अगर आज कोई अपना ले तो वो सबसे ज़्यादा कीमती साबित हो सकती है?